तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा दिया था हमारे देश के एक महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी का हमारे देश को आज़ादी दिलाने में एक बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद इस देश की बागडोर राजनेताओं और राजनीतिक दलों पर आई। इस सत्ता पाने की हापाथापी में राजनेताओं और राजनीतिक दलों द्वारा जिस तरीके से अपने दलों को चलाने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए जो एक सिस्टम अपनाया गया, तो उस सिस्टम के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये नारा जो है कुछ ऐसा स्वरूप लेता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें कि राजनेताओं, सत्ता में बैठे हुए राजनीतिक दलों द्वारा कुछ इस तरीके से नारा बोला जाता है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं मेरा नज़रिया। आज हम चर्चा करने वाले हैं आज के बहुचर्चित मुद्दे पर, जो कि है चुनावी बॉन्ड यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसके बारे में आज के चुनावी भाषणों में भी आपको गूंज सुनाई देती होगी। हम ये सब जानते हैं कि राजनीतिक दलों को अपने पैसों की पूर्ति के लिए, अपने खर्चों की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं से पैसे लेने पड़ते हैं और वो पैसे उनको मिलते हैं उद्योगपतियों से चंदे के रूप में। इस राजनीतिक चंदे के गोरख धंधे के बारे में मैंने अपने एक अलग वीडियो में भी जो है विस्तृत चर्चा की है, जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन आज हमारा एक वो विस्तृत चर्चा का विषय नहीं है। आज हमारा विषय है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड था जो कि 2017 में आया था, उसके बारे में जानने के लिए तो आइए पहले इसके बारे में हम एक डिटेल्ड समीक्षा करते हैं और इसके बारे में जानने के लिए देखते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या और कैसे आया और इसके क्या प्रावधान थे, इसमें क्या कमियां थी। राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए मोदी सरकार एक नई स्कीम लेके आई थी 2017 में, जिसका उन्होंने नाम रखा था इलेक्टोरल बॉन्ड। कोई भी कंपनी जो राजनीतिक दलों को चंदा देना चाहती है तो उनको इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने होंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड एक पत्र था जिसमें कि कंपनी का नाम नहीं लिखा होता था और जिस राजनीतिक दल को दिया जाना है वो भी नहीं लिखा होता था। यह इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुछ चुनिंदा ब्रांचेस से ही खरीदा जा सकता था। यह इलेक्टोरल बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के डिनोमिनेशन में खरीदे जा सकते थे। जो डोनर हैं यानी कि जो देने वाले हैं उसको अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी होती थी। इसकी बजाय एक सीक्रेट कोड होता था जो कि उस बॉन्ड के ऊपर अंकित होता था। ये एक अल्फान्यूमेरिक कोड था जिसकी जानकारी, मतलब ये कोई भी जो खरीदने वाला है या उसको लेने वाला है वो आम नज़रों से उसको नहीं देख सकता था। इसके लिए कोई स्पेशल लाइट का इस्तेमाल होता था जो कि एसबीआई के पास ही थी और एसबीआई को ये हिदायत थी सरकार की तरफ से कि उसको पूरा का पूरा डाटा सीक्रेट रखना है और किसी को नहीं बताना है। ये जो बॉन्ड थे वो खरीदने वाला किसी पार्टी को दे देता था तो उसके 15 दिन के अंदर ही इसको वो पार्टी भुना सकती थी और 15 दिन के बाद जो है उसकी मियाद खत्म हो जाती थी, यानी कि वो इनवैलिड हो जाते थे। इसके रूप में जो कंपनी है उसको 100% टैक्स की एग्जेम्पशन मिलती थी। डोनर को आईटी रिटर्न में ये तो बताना पड़ता था कि उसने कितने के बॉन्ड खरीदे, लेकिन ये नहीं बताना पड़ता था कि उसने किसको दिए। ऐसे ही जिस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड मिलते थे उसको भी अपनी रिटर्न में, एनुअल रिटर्न में ये तो बताना पड़ता था कि उसको कितने के इलेक्टोरल बॉन्ड मिले, लेकिन ये नहीं बताना पड़ता था कि किसने उसको इलेक्टोरल बॉन्ड दिए। तो इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लाते हुए मोदी सरकार का यही कहना था कि ये हम इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि जो है पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी जो मेंटेन की जा सके, ताकि किस पार्टी ने किससे पैसा लिया और किस कंपनी ने किसको पैसा दिया। इसमें हम ये देखें तो ये तो जरूर कहा गया कि इसमें ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, लेकिन इसमें जो बातें जुड़ी हुई थी कि इस पूरे के पूरे जो लेन देन को गुप्त रखा जाएगा, यानी कि किस पार्टी ने किसको चंदा दिया, कितना दिया, ये किसी को भी नहीं पता लगने वाला था। और ना ही ऐसा कोई इसमें कोई नियम था कि 3 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद कभी बताया जाएगा। यानी कि सर कि ये पूरा का पूरा जो है एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था कि अगर सरकार अगर चाहे, यानी कि जो सत्ता में सरकार है, क्योंकि पूरा का पूरा डाटा एसबीआई के पास रखा जाना था और एसबीआई सरकार के अधीन आती है, तो कोई भी सरकार जो है, चाहे वो आज मोदी सरकार है, कल को हो सकता है कि किसी और की सरकार आएगी, भाजपा के अलावा कांग्रेस की या किसी भी की सरकार भी आती है, तो वो पता लगा सकता था। लेकिन इसके अलावा ना तो पब्लिक को पता लगना था,
और ना ही डोनर को और ना ही जो है दूसरी पार्टियों को कि किसने किसको कितना पैसा दिया। लेकिन एक और बात है कि जो 2017 से यानी कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले की जो स्कीम थी उसमें ये था कि कोई भी कंपनी है एक लिमिटेड पैसा दे सकती है, यानी कि वो अपने प्रॉफिट का केवल 7% पैसा ही चंदे के रूप में दे सकती है, और फॉरेन से भी जो है डोनर्स हैं वो भी एक्सेप्टेबल नहीं था। और पहले भी ये प्रावधान था कि कंपनीज को अपनी रिटर्न में लिखना पड़ता था कि उसने कितना पैसा दिया और किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी को भी अपने रिटर्न में ये लिखना पड़ता था कि उसने किस किस पार्टी से कितना कितना पैसा लिया। हाँ, तब जो है पैसा जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से नहीं, चेक के माध्यम से या ऑनलाइन या कैश किसी भी रूप में दे सकते थे, लेकिन हिसाब रखना था। तो उसमें मोदी सरकार का ये कहना था क्योंकि ये एक पूरा ट्रांजेक्शन डिजिटल मोड में नहीं हो रहा, तो ऐसी शंका ऐसे इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि जो है इसमें कैश की ट्रांजैक्शन ना हो। ये बात सही भी है, ऐसा हो भी सकता है। लेकिन वापस इस पर आते हैं कि अब अगर ये सब सही था तो फिर प्रॉब्लम क्या आई इसमें। जो ड्रॉबैक जो नज़र आए, और वो ड्रॉबैक जो है एक एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक एनजीओ है, उसने ये जो है ड्रॉबैक्स जो है इसको चिन्हित किए और फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली लगाई कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये सही नहीं है देश के लिए, क्योंकि इसमें ना तो पब्लिक को, वोटर को, और ना ही लेने वाले को और ना ही देने वाले को, ना ही पार्टियों को पता लग रहा है किसने कितना पैसा क्यों दिया। तो कुछ इस तरीके से इसमें उन्होंने बोला कि इसमें तो एक तो ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है डोनर और रिसीवर्स के बारे में। दूसरा ये भी है कि इसमें डोनर जो है अनलिमिटेड पैसा दे सकता है, यानी कि कोई भी कंपनी अनलिमिटेड पैसा जो है वो दे सकती है पार्टियों को। और इसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन जो कि है वोटर्स का या सिटीजन का, वो भी वायलेट होता है। और इसमें ये भी है कि इसमें चूंकि ये नहीं पता लगाया जा रहा कि किस कंपनी ने किस दल को कितना दिया, तो ये भी शंका हो सकती है कि जो दल सरकार में है वो जो है इन कंपनियों को उनको फ़ायदा पहुंचा करके ज़्यादा पैसा की उनसे उगाही कर सकती हैं, या फिर उनको ज़्यादा डोनेशन की डिमांड कर सकती हैं। हमें सबको मालूम है कि जो व्यापारी हैं उनको सरकार की तरफ से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, चंदा कोई छोटी मोटी कंपनी तो देती नहीं है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके प्रॉफिट्स, जिनके प्रोजेक्ट जो हैं लाखों करोड़ों में होते हैं, वही जो है राजनीतिक दलों को चंदा देती हैं। ऐसा भी डाउट किया गया इस प्ली में कि उनका जो है इन राजनीतिक दलों के साथ, स्पेशली वो जो कि सत्ता में है, इनका नेक्सस हो सकता है और उनको प्रॉफिट दे करके, और ये भी हो सकता है कि मान लो किसी ने गलत काम किया है, मनी लॉन्ड्रिंग की है या फिर टैक्स चोरी की है, तो या फिर उसमें उन्होंने गलत तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को बेचा है, तो उसमें जो ईडी, सीबीआई या फिर आईटी की एजेंसीज हैं जो कि सेंट्रल एजेंसीज हैं, उनसे बचाने के लिए या फिर उनसे इनको संरक्षण देने के लिए भी जो है इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो इन कुछ पॉइंट्स को लेकर के एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने ये प्ली लगाई इसके अगेंस्ट में। तो इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कब क्या हुआ इससे रिलेटेड। 14 सितंबर 2017 को एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज किया था इस इलेक्टोरल बॉन्ड को। 2 जनवरी 2018 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इस स्कीम जो है ये अब इम्प्लीमेंट की जा सकती है, यानी कि इसके बाद जो है चंदा जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ही दिया जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ही चंदा राजनीतिक दल ले सकते थे। इसके अलावा जो है कैश में भी 20,000 की लिमिट तक लिया जा सकता था, जो बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मध्यस्थता से 20,000 का अमाउंट है बाद में 2,000 कर दिया गया था। 16 अक्टूबर 2023 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एडीआर की जो प्ली थी वो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को फॉरवर्ड कर दिया था, यानी कि 14 सितंबर 2017 को केस फाइल हुआ था और तब से 16 अक्टूबर 2023 तक इसके ऊपर कुछ ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुई थी। 31 अक्टूबर 2023 को 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने हीयरिंग स्टार्ट की थी और 2 नवंबर 2023 को उन्होंने हीयरिंग कंप्लीट कर ली थी और अपना जो वर्डिक्ट है वो रिजर्व रख लिया था। उसके बाद 15 फरवरी 2024 को इस 5 बेंच जजेस ने अपना यूनानिमस डिसीजन दिया और उन्होंने ये कहा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम है ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसमें उन सभी जो ऑब्जेक्शंस जो कि ईडीआर ने लगाई थी और उसको मान ली गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये डायरेक्शन दी
कि वो तुरंत इसका सारा डाटा जो है वो रिलीज़ करे। लेकिन 4 मार्च 2024 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में ये प्ली लगा दी कि उसके बस की बात नहीं है, यानी कि उसको समय लगेगा, और उन्होंने 30 जून 2024 तक का समय मांगा इस पूरे डाटा को देने के लिए। इस पर जो है एडीआर जो है फिर सुप्रीम कोर्ट के पास गई और उन्होंने कहा कि ये तो सरकार की से प्रेशर है एसबीआई को, इसलिए वो डाटा रिलीज नहीं कर रही है, क्योंकि तो हमें लगता है कि इसके जो डाटा रिवील होने वाला है उससे काफ़ी कुछ उजागर होने वाला है, और सरकार नहीं चाहती कि, यानी केंद्र सरकार नहीं चाहती कि ये डाटा उजागर हो। वो इलेक्शन तक का, यानी कि लोकसभा के इलेक्शन जो भी होने वाले हैं 2024 में, उसका वेट करना चाहती है। 30 जून तक सारा इलेक्शंस निपट जाएगा, उसके बाद ही डाटा रिलीज करना चाहती है एसबीआई। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को जो है अच्छी खासी फटकार लगाई। 13 मार्च को जो है दोबारा हियरिंग हुई और उन्होंने बोला कि नहीं, आपको कोई समय नहीं दिया जाएगा, आपको कल तक यानी कि 12 मार्च तक ही सारा का सारा डाटा वो ईसीआई को, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना है। अब 12 मार्च 2024 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जैसे ही फटकार पड़ी और सारा का सारा डाटा जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दिया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हिदायत दी गई कि वो 15 मार्च तक सारा का सारा डाटा वेबसाइट पे उसको डाल दे। अब जब ये डाटा दिया गया तो उसमें ये देखा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो खरीदे गए, किस कंपनी ने खरीदे और किसको मिले, यानी किस कंपनी ने किसको कितने पैसे दिए, इसका मिलान करने के लिए उसके ऊपर जो एक अल्फान्यूमेरिक सीक्रेट कोड था वो एसबीआई ने नहीं दिया। तो इस पर जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई कि भाई आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते डाटा देने में, आप सारा का सारा, जब हमने बोल दिया कि सारा डाटा दो तो आपको पूरा का पूरा डाटा देना पड़ेगा। इस पर जो है 18 मार्च 2024 को फिर से सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला कि आप सारा का सारा डेटा 21 मार्च तक जो है ईसीआई को प्रोवाइड कीजिए, इंक्लूडिंग दी सीक्रेट कोड। तो इस पर जो है 21 मार्च को ही जो है फिर सारा का सारा डाटा एसबीआई ने दे दिया, और एसबीआई के ने सारा डाटा देने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी सारा का सारा अपनी वेबसाइट पे डाल दिया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अपील करता हूं, क्योंकि इस तरह विस्तृत हम लोग इसके ऊपर विश्लेषण कर रहे हैं तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, आप अंत तक देखें, इसमें आपको और भी काफ़ी रोचक जानकारियां मिलने वाली हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जब से डाटा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पर आया, तब से इसमें जितने भी लोग जो है इसमें जुड़े हुए थे, चाहे वो एडीआर हो या फिर इकोनॉमिस्ट हों या फिर विपक्ष की पार्टियां हों जो कि इसको फॉलो कर रही थी, उन्होंने जो है इस डाटा का जो है एनालिसिस निकालना शुरू किया, और उस एनालिसिस निकालने के बाद जो है हर दिन जो है एक नई से नई जानकारियां जो हैं इससे मिल रही हैं, और अब तक की जो जानकारियां मिली हैं उसकी एक जो विश्लेषण है वही हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि टॉप रिसीवर्स कौन थे, यानी कि वो टॉप कौन सी पार्टियां थी जिनको ये पैसा जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मिला था। आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कुल 12,700 करोड़ के लगभग जो है पैसा जो है डोनेट किया गया इन कंपनीज के द्वारा, और उसमें बीजेपी को लगभग 6,060 करोड़ रुपए मिले, यानी कि टोटल का 47.5%। अच्छा, जब इसके ऊपर चर्चा चल रही थी तो ये भी कहा गया था कि जो है बीजेपी को ज़्यादा मिला है, वो सत्ता में है, उसने उगाई करके, यानी कि उनको हड़का करके या फिर उनसे ज़बरदस्ती जो है उनको कुछ फेवर दे करके पैसा लिया गया है इन कंपनीज के द्वारा। और फिर इसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने और दूसरे नेताओं ने भी बीजेपी की ये कहा कि चूँकि हमारे पास जो है 300 से ऊपर एमपीज हैं और हमारे पास लगभग 10 से 12 प्रदेशों में सरकारें हैं, तो इसलिए हमें जैसा मिलना वाजिब है और ये लॉजिक लगता है। तो मुझे भी लगता है, मेरा नज़रिया भी ये कहता है कि हाँ ठीक है, और ये तो हम सब जानते ही हैं कि जो कंपनीज जो पैसा देती हैं वो फ़ायदे के लिए ही देती हैं, कोई सेवा के लिए कोई देता है तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। तो अगर वो फ़ायदे के लिए ही दे रही हैं तो ये भी वाजिब सी बात है कि वो फ़ायदा उनको जो सत्ता में दल पार्टी है उन्हीं से ही मिलेगा, और जितने ज़्यादा स्टेट्स में जिसकी पार्टी होगी, जितने ज़्यादा एमपीज़ होंगे, तो उनको भी लगता है कि ये पार्टी स्ट्रॉन्ग है, इनसे हम पैसा ज़्यादा देंगे तो इन रिटर्न हमें इनसे कॉन्टैक्ट ज़्यादा मिलेंगे, इनसे फेवर ज़्यादा मिलेगा, तो वो ज़्यादा मिल सकता है। खैर, वो एक इन्वेस्टिगेशन का है कि किसने किस प्रकार से पैसा किस पार्टी को दिया। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी को लगभग 6,060 करोड़ रुपए मिले, यानी कि 47.5%, और उसके 303 एमपी हैं और लगभग 10 से 12 स्टेट्स में सरकार थी,
जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड चल रहे थे। टीएमसी को दूसरे नंबर पर 1609 करोड़ मिले लगभग, और यानी कि 12.6%। उसके पास 22 एमपी हैं और एक ही स्टेट में सरकार है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसको 1421 करोड़ रुपए मिले, लगभग 11%। उसके पास 52 एमपी हैं और उनके पास लगभग 3 स्टेट्स में सरकार थी। बीआरएस, जो उसको पहले टीआरएस भी बोलते थे, उसको 1214 करोड़ रुपए मिले, यानी कि लगभग 9.5%। उसके केवल 9 एमपी हैं और उसकी भी केवल एक ही स्टेट तेलंगाना में सरकार है। बीजू जनता दल बीजेडी, उसको 775 करोड़ रुपए मिले, लगभग 6%। उसके 12 एमपी हैं और उसकी भी केवल एक स्टेट यानी कि उड़ीसा में सरकार है। उसके बाद नंबर आता है डीएमके का, और डीएमके को 639 करोड़ रुपए मिले, लगभग 5%। और उसके 23 एमपी हैं और उसकी भी एक ही स्टेट में तमिलनाडु में सरकार है। उसके बाद मिलता है वाईएसआर को। वाईएसआर कांग्रेस, जो कि आंध्र प्रदेश में उसकी सरकार है, इसको 300 करोड़ रुपए मिले और लगभग जो है 2.5%। और इसके 22 एमपी हैं और एक ही स्टेट में सरकार है। शिवसेना, जो कि पुरानी शिवसेना, उसको जो है 159 करोड़ रुपए मिले, लगभग जो है 1.2%। और उसके 18 एमपी थे तब, और एक स्टेट यानी कि महाराष्ट्र में उसकी सरकार थी। तो ये जो मोटा मोटा जो है हमने जो टॉप की जो पार्टीज हैं जिनको पैसा मिला वो आपको बताया है। आउट ऑफ 12,700 करोड़ टोटल जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से डोनेट किया गया कंपनीज के द्वारा। अब अगली हम देखते हैं कि टॉप डोनर्स, यानी कि वो कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने अधिक से अधिक पैसा दिया और उसमें से किस पार्टी को लगभग कितना मिला। तो देखिए सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा कि सबसे ज़्यादा पैसा जो दिया वो दिया फ्यूचर गेमिंग। फ्यूचर गेमिंग एक लॉटरी की कंपनी है और 1365 करोड़ रुपए इसने चंदा दिया, जिसमें से कि बीजेपी को 100 करोड़ रुपए मिले, टीएमसी को 540 करोड़ रुपए मिले और डीएमके को लगभग 500 करोड़ रुपए मिले। उसके बाद नंबर आता है मेगा इंजीनियरिंग, जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है। इसने 966 करोड़ रुपए डोनेट किए, जिसमें से 670 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले और 128 करोड़ रुपए जो है वो कांग्रेस को मिले, बाकी दूसरी पार्टियों को मिला होगा। इसके बाद नंबर आता है क्विक सप्लाई चेन का। ये रिलायंस की एक कंपनी है, यानी कि उसी के ग्रुप की कंपनी है, जिसने 410 करोड़ रुपए पेट्रोल बॉन्ड के माध्यम से डोनेट किए, जिसमें से 375 करोड़ रुपए यानी कि अधिकतर पैसा जो है बीजेपी को दिया गया। फिर आता है वेदांता ग्रुप का, जिसने 400 करोड़ रुपए दिए और उसमें से जो है 230 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले। हल्दिया ग्रुप, जिसने 370 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और उसमें से अधिकतर पैसा जो है टीएमसी को मिला, 281 करोड़ रुपए। भारतीय एयरटेल टेलीकॉम की कंपनी है, उसने 247 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे, जिसमें से अधिकतर पैसा बीजेपी को दिया गया, 236 करोड़ रुपए। इसके बाद नंबर आता है एसएल माइनिंग का, जिसने 224 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रोल बॉन्ड डोनेट किए और उसमें से ज़्यादातर पैसा बीजेडी यानी कि उड़ीसा की एक पार्टी है बीजेडी, 174 करोड़ रुपए दिए गए। फिर नंबर आता है वेस्टर्न यूपी पावर का, इसने 220 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे, जिसमें से 100 करोड़ बीजेपी को और 110 करोड़ जो है टीएमसी को दिए। फिर आता है नंबर केमिस्टर्स ग्रुप का। केमिस्टर्स ग्रुप ने 195 करोड़ रुपए के खरीदे, जिसमें से 144 करोड़ रुपए जो है यानी कि अधिकतर पैसा बीजेपी को गया। फिर आता है एमकेजे एंटरप्राइजेस, जिसने कि 192 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे और उसमें से 100 करोड़ जो है बीजेपी को जाता है और लगभग 92 यानी कि 92 करोड़ जो है वो टीएमसी को जाता है। तो ये जो कुछ एक मैंने मेजर कंपनीज जो हैं, यानी कि टॉप की जो कंपनीज हैं जिन्होंने 12,700 करोड़ में से पैसा दिया और किस किस पार्टी को कितना दिया, यहाँ हम ये चर्चा कर रहे हैं कि हम आपने देख रहे हो सामने स्क्रीन पे कि लगभग सभी पार्टी जो बड़ी पार्टीज हैं उनको पैसा मिला। और अब कोई पार्टी जो है वो स्टेट कोई पार्टी को देती है या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी को देती है। अब किसी को बीजेडी से ज़्यादा प्यार है, किसी को टीएमसी से ज़्यादा प्यार है या किसी को बीजेपी से, तो खैर बहुतों को ज़्यादा प्यार है। वो हो सकता है, वो इसलिए हो सकता है कि जैसा हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ये सब जो है जो व्यापारी हैं उनको सत्ता में जो सरकारें हैं, चाहे वो स्टेट की हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, वहीं से ही इनको फ़ायदा होता है और वहीं पे उनको चंदा भी देते हैं। यही एक कारण है चंदा देने का या लेने का। तो अगर सभी पार्टियों को ही चंदा मिला तो फिर इसका हंगामा क्यों? ये हंगामा क्यों कि बीजेपी ने इतना पैसा ले लिया या टीएमसी ने इतना ले लिया या उसने इतना ले लिया? तो वो हंगामा
केवल मेरे हिसाब से इसलिए है कि हर एक कोई अपना अपना दामन जो है वो बचाना चाहता है और कह रहा है कि उसने ज़्यादा ले लिया। वो तो हम कह ही रहे हैं कि जो ज़्यादा बीजेपी को इसलिए मिला क्योंकि उसके पास जो है सत्ता है काफ़ी टाइम से, और ऐसा लग भी रहा है कि आने वाले समय में भी सत्ता उसके पास रहने वाली है। ऐसे ही जो स्टेट्स में जो गवर्नमेंट्स में हैं उनको भी अपने अपने तरीके से पैसा मिला, और उनको भी इसलिए मिला क्योंकि उनको स्टेट से कुछ प्रोजेक्ट्स लेने हैं। तो ये यहाँ तक तो कोई लॉजिक ये नज़र नहीं आता कि बीजेपी ने ज़्यादा ले लिया या उस पार्टी को कम मिला, ये कोई नेक्सिस है। तो यहाँ तक ऐसा कुछ नज़र मेरे नज़रिए से नहीं आता। चलो देखते हैं आगे और जानकारी से क्या निष्कर्ष निकलता है। इसमें जो फर्दर जो एनालिसिस किया गया और उसमें ये देखा गया कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जिनके ऊपर रेड की गई, यानी कि सेंट्रल एजेंसीज, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, या फिर आईटी की एजेंसीज हों, या और आईएनए हो, यानी कि सेंट्रल की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं उन्होंने जो है रेड की ऐसी कंपनीज के ऊपर, और उन्होंने रेड करने के बाद जो है भरपूर पैसा दिया। तो यानी कि गड़बड़ यहाँ से है। तो ये जो एनालिसिस निकल करके आता है कि एक तो अपनी स्वेच्छा से चंदा दिया, ऐसा नहीं है, उनके ऊपर रेड होती है, रेड के बाद जो है वो चंदा देते हैं, चंदा देने के बाद जो है उनके ऊपर कार्रवाई या तो कम कर दी जाती है या रोक दी जाती है। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिनके ऊपर रेड पड़ी और उन्होंने चंदा दिया। तो वो देखिए उनके नाम, और आप देखोगे इनके नाम सुन करके आप हैरान रह जाओगे कि वो वही कंपनी है जिन्होंने बहुत सारा, यानी कि जो पीछे हमने लिखा था कि टॉप की कंपनी जिन्होंने पैसा दिया, ये वही हैं जिन्होंने रेड के बाद जो है चंदा दिया है। जैसे कि फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, हालांकि इस कंपनी को बीजेपी को कम जाता है और टीएमसी और डीएमके को ज़्यादा जाता है, लेकिन ये लॉटरी वाली कंपनी जो इतना पैसा दे रही है रेड पड़ने के बाद, तो ये एक चिंता का विषय है और इन्वेस्टिगेशन का विषय तो है ही। फिर मेगा इंजीनियरिंग कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, इसको करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट मिलते हैं और ये जो है रेड पड़ती है ईडी की, सीबीआई की, उसके बाद जो है ये चंदा देती है। ऐसे ही वेदांता लिमिटेड, इसको भी जो है रेड पड़ी थी। आप थोड़ा सा अपनी पीछे अगर आप मेमोरी खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा। हेट्रो फार्मा ग्रुप, हीरो मोटो कॉरपोरेशन, रश्मि ग्रुप, उसके बाद डीएलएफ ग्रुप, रेड्डीज लैब, नवयुग इंजीनियरिंग, आदित्य बिरला ग्रुप और यूनाइटेड फास्फोरस, उसके बाद जो है आपका औरबिंदो फार्मा, ट्राइडेंट चैम्फर, आईएफपी एग्रो लिमिटेड और चेन्नई ग्रीनवुड प्राइवेट लिमिटेड एंड रुंगटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। एंड उसके बाद आता है शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स, एचईएस इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, श्री जगन्नाथ स्टील्स पावर लिमिटेड, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड, सन फार्मा। तो ये देखिए ऐसी कंपनीज जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज हैं, फार्मा की कंपनी हैं, टेलीकॉम की कंपनी हैं। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज जिनके थ्रू जो है आपने देखा होगा कि लोग ये भी एनालिसिस निकाल रहे हैं कि रेड पड़ने के बाद कई कंपनीज ने अपनी दवाइयों के दाम बढ़ाए, फार्मा कंपनीज ने, उनके ऊपर रेड पड़ी और उन्होंने चंदा दिया। तो ऐसी कंपनीज जो है जिन्होंने जो रेड पड़ने के बाद चंदा दिया, यह एक वास्तव में चिंता का विषय है। एक और जो एनालिसिस निकल करके आता है कि वो ऐसी कंपनीज एनुअल जिनका प्रॉफिट बहुत कम था या फिर लॉस में कंपनीज थी, यानी कि बहुत कम प्रॉफिट होने के बावजूद और लॉस में रहने के बावजूद भी उन्होंने जो है भर भर के चंदा दिया है पॉलिटिकल पार्टीज को, और उसमें मुख्यतः चंदा जो है वो बीजेपी को जाता है। ये आप खुद सोचिए कि ये चिंता का विषय है या नहीं है। अल्टीमेटली ये जो सारा पैसा घूम करके निकलता कहाँ है? निकलता तो आपकी, मेरी और सिटीजन की जेब से ही है, चाहे वो टैक्स के रूप में निकलता हो या किसी भी रूप में निकलता हो। तो आइए देखिए कि ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो इस प्रकार से चंदा दे रही हैं। 45 ऐसी कंपनीज हैं जो कि लॉस मेकिंग या लेस प्रॉफिट मेकिंग है, जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से पैसा दिया है, और उनमें से 33 लॉस मेकिंग कंपनीज जिसमें कि भारतीय एयरटेल भी है, और इसने 582 करोड़, यानी कि इन कंपनियों ने 582 करोड़ रुपए दिया है, जिसमें से 75% जो है वो बीजेपी को जाता है। ऐसे ही 6 ऐसी कंपनियां हैं जिसमें कि रिलायंस लिंक्ड की जो क्विक सप्लाई चेन है वो भी शामिल है, जिन्होंने 646 करोड़ रुपए दिए। इन कंपनी से ऐसा है कि इनके पास प्रॉफिट बहुत कम था, इसके बावजूद जो है इन्होंने पैसा दिया, कितना? 646 करोड़, और इस 646 करोड़ में से 601 करोड़ रुपए बीजेपी को जाता है। इसके बाद जो है
3 ऐसी कंपनीज हैं जिसमें कि MKG एंटरप्राइजेस भी है। ये जो डोनेट करती हैं, ये 3 कंपनीज मिलकर के लगभग 193 करोड़ रुपए, और ये वो कंपनी है जिन्होंने अपना नेट प्रॉफिट तो शो किया, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस जो है नेगेटिव, यानी कि इनका टैक्स जो है वो नेगेटिव में शो किया हुआ था। और इसमें से 28.3 करोड़ जो है वो बीजेपी को जाता है, और बाकी जो पैसा है वो कांग्रेस को, टीएमसी को, बीआरएस को, बीजेडी को और आपको जाता है। इसके बाद 3 ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने 16.4 करोड़ रुपए डोनेट किया है, और वो ऐसी कंपनी हैं जिनका डाटा, यानी कि उन्होंने जो है अपनी प्रॉफिट का या टैक्स का डाटा ही जो है प्रेजेंट नहीं किया हुआ है, उनकी रिपोर्ट में इसका कोई डाटा नहीं मिलता है। तो अगर ये सब बातें चिंता का विषय नहीं है तो फिर ये हमारे लिए शर्म की बात है कि इतना बड़ा घोटाला जो है वो जो नज़र आ रहा है, घोटाला वास्तव में है या नहीं है, मैं इसके ऊपर कहने वाला नहीं बनता हूँ, क्योंकि ये एक जांच का विषय है। बट अभी तक जो ये आ रहा है कि जो लग रहा है कि जो पहले बोला जा रहा था कि दाल कुछ काली है, लेकिन यहाँ भी जो समझ में आ रहा है वो तो ये है कि पूरी की पूरी दाल ही काली है, दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। तो इस प्रकार से जो डाटा रिलीज हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन अभी तक मीडिया के सर्कल्स के थ्रू बाहर आ रही है, इसके अलावा और भी कई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आने बाकी है, अभी एनालिसिस बाकी है अभी। लेकिन अभी तक की चर्चा में मैं यही कहूँगा कि जिस प्रकार से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस डाटा को रिलीज़ करने से रोकने की कोशिश करी, और जिस प्रकार से ये डाटा की जो बारीकियां हैं वो समझ में आ रही हैं, वो निकल के आ रही हैं, उससे यही लगता है कि घोटाला तो कुछ ना कुछ तो हुआ है। इसलिए मैं अपना नज़रिया में यही कहना चाहता हूँ कि इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड की जो है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो है एक विस्तृत जांच होनी चाहिए, एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और ताकि उस इन्वेस्टिगेशन से दूध का दूध और पानी का पानी हो सके कि हाँ, कि अगर पैसा किसी ने रेड्स के बाद दिया है तो क्यों दिया है, और उसमें अगर प्रॉफिट लेस होने के बाद या फिर लॉस होने के बावजूद भी पार्टियों ने दिया है तो वो कहाँ से दिया है, यानी कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है, और ऐसा कंपनीज क्यों पैसा दे रही हैं इन पार्टीज़ को। तो अगर कोई उनको बेनिफिट दिया गया या उनकी जांच को जो है कमज़ोर करने के लिए कुछ पैसा उनसे लिया गया, चाहे वो किसी दल ने भी लिया हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ने लिया हो या सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया हो, मेरा नज़रिया में मैं यही कहूँगा, और यह मैं एक सिटीजन होने के नाते ये मांग रखता हूँ कि ये इसकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और आपका नज़रिया इसके ऊपर क्या कहता है, आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो चुनावी चंदे के गोरख धंधा में जिक्र किया था कि इस सिस्टम को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया है, यानी कि उसको ख़त्म कर दिया है, बंद कर दिया है, तो यानी कि कुछ एक नई स्कीम लानी पड़ेगी। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये जिक्र किया था, ये सजेशन की थी कि कोई कंपनी जो है वो पार्टियों को डायरेक्ट चंदा ना दे, क्योंकि अगर डायरेक्ट चंदा देगी तो डेफिनेटली जो है वो फिर यही सिस्टम लागू होगा, चाहे वो किसी भी तरीके से लागू हो। तो होना क्या चाहिए, एक अलग से इलेक्टोरल फंड क्रिएट होना चाहिए, और उस इलेक्टोरल फंड में जो भी कंपनीज जो हैं उसके अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज जो है वो अपने इनडायरेक्ट रूप में उसमें जमा कराना जरूरी होगा, यानी कि उसको एज ए पार्ट ऑफ टैक्स जो है वो उस इलेक्टोरल फंड में जमा होगा। उस फंड का यूटिलाइजेशन जो है वो इस तरीके से होगा कि जो भी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, ताकि वो उसी फंड से उनको पैसा दिया जाए चुनाव लड़ने के लिए, ताकि पूरा का पूरा सिस्टम फुल प्रूफ हो और पारदर्शी हो, और सब जो कंपनीज हैं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं, वो जो है समान रूप से जो है अपने प्रॉफिट के हिसाब से इस में जमा करें, तभी जा कर के ये जो नेक्सस जो है कॉर्पोरेट सेक्टर का और सत्ता में बैठी राजनीतिक दलों का, ये ख़त्म हो पाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।